हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान सूत्र परिवार में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए बिल्कुल न्यू बैच। आपके बैच का जो टारगेट होगा सिलेबस का वो दिसंबर का होगा। दिसंबर एंड तक हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से और आगे आने वाली क्लासेस में आपको इंग्लिश, साइंस और एसएसटी की क्लासेस भी यहां पर मिलेंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले ध्यान रखना, चैप्टर का नाम क्या है आपका? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है ये समझना पहले जरूरी है रेशनल नंबर समझने से पहले, ठीक है? नंबर सिस्टम, क्योंकि चैप्टर है नंबर सिस्टम, पढ़ रहे हो रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो ये होती क्या है इसको जरा अच्छे से समझ लो। देखो, नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम भी कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर 4 तरीके के नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूं। चारों कौन कौन से हैं? पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम ये दूसरा है, और तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमें पढ़ना है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ना है। यहाँ पर जो आपका नंबर सिस्टम लिखा है वो किसके लिए लिखा है? डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए लिखा है, ठीक है ना? यानी कि जब नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो क्लास 9th में, इसमें कहीं भी जब मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो इसमें डेसिमल नंबर ही आप समझोगे, कोई और नहीं। फर्क क्या इन चारों में? ध्यान रखना, इसका बेस होता है 2, इसमें डिजिट सिर्फ 0 और 1 होते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज होता है। आगे की पढ़ाई में आप बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप देखोगे जो नंबर्स होंगे वो ऐसे होंगे, या तो 0 1 या फिर 1 0 या फिर 1 1, मतलब इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। नंबर ऐसा भी होता है 1 0 1 1, ये भी नंबर होता है। 0 1 का मतलब ये नहीं कि 2 ही डिजिट, इस तरीके से 2 डिजिट मतलब 0 और 1 ही, यही 2 डिजिट यूज होते हैं। इसमें ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इसके अलावा 1 1 1 0 1 1 ये भी एक नंबर है। ये सारे नंबर्स हैं, या 1 0 0 1, ये सारे नंबर्स हैं। कौन से? बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है ना? तो ये सारे बाइनरी नंबर सिस्टम में आते हैं। ऑक्टल नंबर्स की बात करें, ऑक्टल नंबर्स कौन से होते हैं? इसमें 8 डिजिट होते हैं टोटल, 0 से 8, ठीक है? 0 से 8 मतलब यहाँ पे नंबर ऐसे हो सकते हैं 7 8 या फिर 20, 8 नहीं होता इसमें, और ये गलत लिख गया, इसको मैं ठीक कर दूं। ये 0 से लेकर 7 तक होता है, 8 डिजिट हो गए ना पूरे, 8 डिजिट होते हैं। बेस इसका 8 है, तो डिजिट उससे एक कम ही होगा ना, 0 उसमें इंक्लूड हो गया। 1 से 7 तक तो 7 डिजिट हो गए, और 0 को मिलाकर कितने डिजिट हो गए? 8 हो गए। टोटल 8 डिजिट्स होते हैं इसमें, 0 to 7। तो यहाँ पर नंबर जैसे 6 7 इस तरह हो सकता है, या फिर 7 0 या 1 5। इसमें कभी भी इस तरह का ये 78 ये नंबर नहीं हो सकता इसमें। क्यों? 8 नाम का कोई डिजिट इसके अंदर नहीं होता, ठीक है ना? तो इस नंबर सिस्टम में 78 नहीं आता। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। इसमें बेस होता है 10, और डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे यहां पे 78 नंबर हो सकता है, 99 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 5 6 7 हो सकता है, मतलब इस तरह कोई भी नंबर इसमें हो सकता है। यहां तक कि डेसिमल में भी नंबर्स हो सकते हैं, है ना? जैसे एग्जांपल के लिए 2.45 ये भी हो सकता है। लेकिन डिजिट्स अभी भी कितने हैं? कौन से हैं? यही 0 से लेकर 9 तक वाले डिजिट्स वही होंगे, चाहे नंबर में डेसिमल हो। ऐसी डेसिमल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। उस डेसिमल का मतलब नहीं है कि डेसिमल नंबर सही है। डेसिमल का मतलब है यहाँ पे 10, डेसी का मतलब 10 होता है ना, 10 डिजिट्स यूज होते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसे डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। पॉइंट की वजह से इसे डेसिमल नंबर नहीं कहा जाता। बात समझ में आई? तो डेसिमल नंबर ये भी है, डेसिमल नंबर ये भी है, ये भी डेसिमल नंबर, ये सभी के सभी इधर डेसिमल नंबर्स हैं। और जितने भी नंबर्स आप पढ़ोगे आज वो सभी डेसिमल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर भी एक डेसिमल नंबर होगा, इररेशनल नंबर भी डेसिमल नंबर होगा, ठीक है? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी डेसिमल नंबर्स ही कहे जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, एकदम क्लियर तरीके से याद रखना। अभी तक चाहे कंफ्यूजन में रहे हो कि हाँ डेसिमल नंबर का मतलब है डेसिमल उसमें लगा होगा, अगर ये कंफ्यूजन रही तो उसको हटा दो। बात समझ में आ गई? अब एक आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में बेस 16 होता है, और डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 से F तक। यानी कि यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 के बाद 3 आता है। मान लो यहाँ 1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 और ये 15 हुए ना, या 16 होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? 16 हो गए। यहां से गिनो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ पे डिजिट्स हैं, 0 से लेके F तक। ठीक है ना, इसे 16 का आ जाएगा। आप 17 कैसे लिखेंगे इसमें? 16 नहीं, कितना? 15। 15 के बाद 16 कैसे लिखेंगे आप? 16 के बाद क्या होगा? ये जो F है, F अभी इसके बाद जाके 0 हो जाएगा, वापस ये 0 हो जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा, जैसा कि आप नॉर्मली करते हो। ये है आपका कितना? यहां पर 16 है। ठीक है ना, अगर हेक्साडेसिमल में बात करो तो ये 16 कहलाएगा, यहां पे लिखा होता तो ये 10 कहलाता। ये बात समझ में आई? क्योंकि यहां 9 के बाद, क्योंकि डिजिट्स 9 तक ही है, 9 के बाद वापस 0 पे आ जाएगा और दूसरे पे कैरी चला जाएगा अगले डिजिट पे, है ना। यहां पे क्या होगा? यहां 8 के बाद, 8 के बाद नहीं 7 के बाद ही क्या हो जाएगा? कैरी आ जाएगा। मतलब 7 होने के बाद 8 नहीं लिखोगे, एक और प्लस करोगे तो इसमें 8 कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर नंबर्स अगर मैं लिखूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 0 यानी कि 8। ठीक है, इसके बाद 9, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 10। बात समझ में आई? तो ये है इस नंबर सिस्टम का मतलब। आप जो जनरली पढ़ते हो ये वाला नंबर सिस्टम पढ़ते हो, इसलिए आपको ये देखने में 10 सा लगता है, देखने में लग रहा होगा ये 8 कैसे है। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें इस नाम का कोई डिजिट होता ही नहीं है, इसमें 8 ऐसे ही, अगला जो डिजिट होगा वही 8 होगा ना, 7 के बाद वाला ही। तो 7 के बाद इसमें ये आ रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? आई या नहीं आई? तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझना आपको बेसिकली नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए था कि अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें बाकी नंबर्स की जरूरत पड़ती है। बाइनरी का सबसे ज्यादा यूज होता है, कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर कुछ भी जो समझता है, कोई भी उसको कमांड देनी होती है वो इस लैंग्वेज में होती है। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता क्योंकि आप फ्रंट पे एक इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहे होते हो, लेकिन उस लैंग्वेज को कंप्यूटर क्या करता है? कन्वर्ट करके हार्डवेयर को जब वो कमांड पहुंचाता है, जैसे प्रिंटर की कमांड दे रहे हो, प्रिंट की कमांड दे रहे हो, तो जब प्रिंटर को कमांड देता है कि ये चीज प्रिंट करनी है तो इस लैंग्वेज में देता है वो, और प्रिंटर समझ जाता है मुझे क्या प्रिंट करना है, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। बात समझ में आई? तो ये है नंबर सिस्टम। यहां पर आप देखोगे ये डिजिट कहां तक जाएगा? F तक, और F के बाद कैरी होगा, यानी कि जो आखिरी लिमिट है इसकी F तक है, तो F के बाद ही वापस 0 हो जाएगा और इससे इधर वाले डिजिट पे 1 हो जाएगा। फिर दोबारा ये F तक जाएगा और फिर उसके बाद F के बाद ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे डिजिट्स ऐसे लिखे जाते हैं। अब ये आगे और मैं बढ़ूं तो इस तरीके से, और यहाँ पे अब क्या होगा? कैरी अभी नहीं होगा, ये डिजिट F तक जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 के बाद ये 9 था, 9 के बाद हो जाएगा A, 1A, फिर 1B और 1C, और ये भी नंबर्स हैं इसमें, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे F कितना है आपका? 15 है इसकी वैल्यू, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करें तो 15 हो जाएगा। वो कैसे कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें आप आगे कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बेसिकली आपको समझना था कि नंबर सिस्टम में हम डेसिमल नंबर ही क्यों पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम और भी होते या नहीं होते, ये क्लियर करना था मेन। नहीं तो कहीं भी नंबर सिस्टम आता है दूसरा, आप कहते हैं नंबर सिस्टम तो मैंने पहले से पढ़ रखा है और वही है, तो ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाते हैं हम। बेसिकली हमें इसी पॉइंट की बात करनी है, आपके सिलेबस में यही पॉइंट है अभी, जिसका बेस है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम में बता चुका हूं आपको डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है ना, तो मैं बताता हूं नंबर्स की खोज जब हुई थी पहली बार, जब नंबर्स के बारे में पता चला, आपने सुना भी होगा, एसएसटी में पढ़ा होगा कि पहले हम कुछ आदि मानव की तरह हुआ करते थे, है ना। जाहिर सी बात उन्हें नंबर्स की नॉलेज नहीं रही होगी, दुनिया में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि खेती कैसे होती है, धीरे धीरे लोगों को आपस में चीजें एक्सचेंज करना समझ में आया कि हाँ मैं इसे गन्ना दूंगा तो मुझे गेहूं देगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आई। तो लोगों ने उस लेवल पे बिजनेस शुरू किया, है ना। मैं ज्यादा पुरानी नहीं, मैं 100 साल पहले की बात करूं, 100 साल भी क्या, मैं करीब 70 साल 80 साल यानी कि आजादी के समय की बात करूं तो उस समय भी, और कई बूढ़े लोग अगर आपके घर में हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि उनके समय में भी, बहुत पुरानी बात नहीं है, उनके समय में भी चीजें आपस में बदली जाती थी, पूरी तरह पैसा चलन में नहीं था, है ना। पैसा धीरे धीरे चलन में आया जब लोगों का भरोसा पैसे पे हुआ, जब करेंसी छापी गई तो उस पर जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ा तब पैसा चलन में आया ढंग से, नहीं तो लोग सामान देकर ही सामान खरीदते थे। तो ऐसे धीरे धीरे चीजों की खोज हुई है ना। तो जब चीजें एक्सचेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको नापेंगे भी हो, तो नापने में बहुत सारी चीजें हुई ऐसी जिसको वजन में नहीं नापा जा सकता, है ना। तो उनको कैसे नापा जाने लगा, जैसे गन्ना, अब गन्ने को ना वजन में नाप सकते, ना थैली में, ना मन में जो रख होता था नापने के लिए पहले, है ना। तो गन्ने को कैसे गिनती में नाप लिया,
ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिनको गिनती में नापा जाने लगा। बात समझ में आई? तो गिनती के लिए हमें कुछ नंबर चाहिए थे, तो लोगों को समझ में आया कि गिनती के लिए नंबर चाहिए, और नंबर्स की खोज हुई तो पता चला कि हाँ हम चीजों को गिन सकते हैं। और गिनने के बारे में लोगों को नॉलेज हुई तो पता चला कि जब कोई चीज एक हो तो ऐसे लिख देंगे, दो हो तो ऐसे लिख देंगे, तीन हो तो ऐसे, चार हो ऐसे। तो इस तरह एक नंबर सिस्टम उन्हें मिल गया होगा, जो मुझे उम्मीद है ऐसे कुछ हुआ होगा। इसके बाद 9 है, 9 के बाद 10 हो तो क्या करें? तो 10 के बाद उन्होंने इतने ही डिजिट बनाए, लेकिन 10 के लिए उन्हें पहले 0 की जरूरत थी हालांकि। तो इससे आगे जब वो बढ़े तो पता लगा इसके 10 हम ऐसे लिख देंगे, एक साइन ऐसे लगा देंगे, मतलब ये खाली, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब यहां पे क्या होगा, इसको वापस बिल्कुल खाली कर दिया और एक यहां पर लिख दिया, ठीक है ना, जो कि इसका 10 टाइम्स होगा, यानी कि 10 बन गया। ऐसे ही उन्होंने देखा होगा कि ये 11 ऐसे लिखना है, 12 ऐसे लिखना है, और धीरे धीरे इन्होंने एक पैटर्न बना दिया जिस पैटर्न पे हम किसी भी चीज को गिनकर लिख सकते हैं, मतलब लिख के रख सकते हैं ये कितनी है। जब नंबर्स की खोज नहीं होगी इस तरीके से तो लोगों को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। लोग ऐसे ओरली तो बता देंगे ये 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन उन्हें लिखने का नहीं पता कि लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए सिंबल्स बनाए होंगे, और इस तरीके से उन्होंने सिंबल बनाए, और इसको कहा गया नेचुरल नंबर्स। क्या कहा गया इसे? नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे देखो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स all the counting numbers such as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इस तरीके से कहीं खत्म ना होने वाले नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 1 लाख 2 लाख करोड़ जहां तक भी आप जा सकते हो, यानी कि ये नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट है ना। ये नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, जब लोग अपने काम को ऐसे ही आगे बढ़ाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, तो उन्हें समझ में आया कि इनको जोड़ा घटाया भी जाता है। जोड़ने घटाने के बारे में भी सोचा उन्होंने, है ना, कि नंबर्स को जोड़ा भी जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 4, मान लो मेरे पास 4 गन्ने हैं पहले से, और मैं 6 गन्ने और ले आया खेत से। अब कितने गन्ने हो गए मेरे पास? टोटल हो गए 10, है ना। तो देखा उन्होंने कि हाँ ये नेचुरल नंबर्स है, 4 इन्होंने पढ़ा था, 6 नेचुरल नंबर है, जोड़ा 10, 10 की भी उन्हें नॉलेज है क्योंकि नंबर्स में 10 भी उन्होंने पढ़ा है, उसी पैटर्न पे आ रहा है, समझ में आ गया कि हाँ ठीक है। ऐसी और कैलकुलेशन की गई कि भाई किसी के पास ये कह लो 10 कमीज है, उसमें से 4 कमीज उसकी पुरानी हो गई थी, उसने दान में दे दी, तो उसके पास कमीज अब कितनी बची? 6 बची। ठीक है, ये भी इसमें आ गया, है ना, ये नंबर्स भी इसमें आ गया, यानी कि हाँ 6 ठीक है, 6 भी हमने पढ़ रखा, हमें पता है 6 कितना होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब आई जब किसी के पास 6 कमीज थी, 6 की 6 खराब हो गई, उसे दूसरी कमीज खरीदी, तो ये 6 की 6 उसने दान में दे दी, तो उसके पास कितनी कमीज बची? 0। लेकिन अभी क्या है, 0 हमें पता ही नहीं होता कितना है, यहां तो हमारे पास 0 है ही नहीं। इस कंडीशन के बारे में लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। अब देखो चीजों की खोज हो रही है तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सामने आती है, एक साथ नहीं पता चलता किसी को। कई बार घर में भी आपने देखा होगा, जब घर सजा रहे होगे तो हमने घर को थोड़ा सजा दिया, फिर समझा नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, उसको और ठीक कर दिया। तो फर्स्ट टाइम में सब कुछ परफेक्ट हो जाए जरूरी नहीं है, और ये तो शुरुआत ही अभी इस चीजों की लोगों को नॉलेज हो रही है। तो लोगों को लोगों के सामने जब ये केस आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जितनी रोटियां हैं हम उतनी रोटियां सारी खा लें, तो कितनी बची है ये कैसे बताएंगे? अरे तो कुछ लोगों ने कहा बची नहीं है तो बताएंगे क्या, ये तो बची नहीं है ना, कह तो है नहीं है, लेकिन हम मैथ में दिखाना चाहते हैं, है ना। जब किताबों में बात करें तो हम उसे दिखाना चाहते हैं कितनी बची है, तो हमें ये नहीं कहना कि नहीं बची, हमें कहना बची है। तो फिर क्या लिखेंगे? तो बची है अगर बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा 0 बची है। यहां पे 0 की खोज हुई वहां से, है ना, पता चला कि हाँ एक 0 एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जिसका मतलब होगा खाली, तो हम 0 लगा के ये कह सकते हैं बची है, यानी कि 0 रोटियां बची है। अब हमें ये नहीं कहना कि नहीं बची है, क्योंकि अब 0 लगाने के बाद अगर नहीं भी लगा दोगे, 0 रोटियां नहीं बची है, तो इसका मतलब कुछ रोटियां बची हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां से पता चला कि ये नंबर्स अभी पूरे नहीं है, इनमें कुछ कमी है नंबर्स में, है ना, क्योंकि यहां पे ऐसे नंबर के बारे में हमें नॉलेज नहीं है जो कि जितना है उतना ही घटा दे, तो क्या लिखेंगे? तो उस नंबर के बारे में जब सोचा गया और ये माना गया कि हमें एक नए नंबर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये नेचुरल नंबर्स हमारे ज्यादा काम के नहीं है, हम एक नई लिस्ट बनाते हैं नंबर्स की जिसमें जो कि पूरे हो, कंप्लीट हो। तो बात आई होल नंबर्स की, उस नए सेट को होल नंबर बोल दिया गया, नेचुरल नंबर को कर दिया गया साइड, है ना, क्योंकि उसकी भी किसी ना किसी ने भाई खोज की जानकारी निकाली कि हाँ ये नेचुरल नंबर्स इन्हें कहे जाने चाहिए। तो किसी की खोज को कभी खत्म नहीं किया जाता, वो किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे साइंस में आपने देखा होगा, साइंस में वो क्या होती है टेबल आपकी, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, उसमें भी आपने देखा होगा कई सारे उसको खोजने वाले हैं, किसी ने और ज्यादा क्या होते हैं उसके अंदर एलिमेंट होते हैं ना वो,
तो एलिमेंट किसी ने और ज्यादा खोजे तो उसने अपनी एक नई टेबल बना दी उसमें ऐड करके, तो वो भी जो पहले बनी उसको इग्नोर तो नहीं किया ना हमने, उसको अलग नाम से रख दिया, उसका नाम रख दिया कि हाँ ये इनकी टेबल है और ये इनकी टेबल है, ऐसा कुछ कर दिया हमने, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें मैथ्स में नेचुरल नंबर को अलग रख दिया गया, ये नहीं कहा गया कि हाँ ये नेचुरल नंबर नहीं थे, नेचुरल नंबर ये वाले होते हैं, जीरो से जीरो भी आता है नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं किया गया है ना, चेंज नहीं किया गया उसे। नेचुरल नंबर जो पढ़ाया गया, पढ़ाई हुई चीज को आप खुद कैसे गलत साबित करते हैं, तो उसको अलग रख दिया गया, वो नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन वो पूरे नहीं है, उसमें सारे नंबर्स नहीं है, तो सारे नंबर्स कब होंगे, जब जीरो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या है, ये सारे कंप्लीट है नंबर्स, तो इनका नाम रखा गया होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूरे, कंप्लीट। होल का मतलब जानते हो, जिसमें सारे आ जाएं, तो माना गया कि हाँ ये नंबर्स कंप्लीट है। लेकिन समय के साथ और खोज हुई है ना, और सिचुएशंस आई लोगों के सामने, और प्रॉब्लम्स आई, उसको सॉल्व करने के लिए और नंबर्स की जरूरत पड़ने लगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे, एग्जांपल के लिए देखो, अब क्या है 6 प्लस मान लो 3 है, 9 हो जाएगा, ठीक है, आपको मालूम है 9 इसमें आता है, आएगा आगे। ऐसे ही मान लो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल दूं मैं, मान लो 6 में से 6 गया 0, वो भी है इसमें इस बार तो। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि 6 में से मान लो हमने 8 माइनस कर दिया, अब क्या करें, फिर क्वेश्चन आ गया सामने। क्वेश्चन क्या आ गया कि अब यहां पर क्या लिखें, ठीक है। तो यहां समझने की बात आई, यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया नेगेटिव नंबर्स। कोई भी परेशानी कुछ भी हो तो तुरंत बताना, ठीक है ना, बिल्कुल बिना हिचके। तो यहां पर यह देखा गया कि सिचुएशन तो ऐसी भी हो सकती है, तो कुछ लोगों ने कहा भाई ये कैसे 6 में से 8 कैसे जा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस केस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल, जब देखो लोग बिजनेस करेंगे तो लाइफ में एग्जांपल्स भी आएंगे, अपना प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उन्हें सॉल्व भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताऊं सिचुएशन कैसे बनी। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये भी एक नंबर है, 1 लाख रुपए हैं। आपने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में आपको जरूरत कितनी थी, 10 लाख की। बात समझ में आई। तो अभी आप क्या करोगे, आप बैंक से लोगे 9 लाख रुपए, तो ये आपके पास कैश में है और आपने ले लिया लोन। लोन कितना, 9 लाख रुपए। अब कितने दिख रहे हैं आपके पास, आपके पास 10 लाख रुपए दिख रहे हैं, लेकिन क्या सच में आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख रुपए के आदमी हो, आदमी 10 लाख रुपए के हो, लोन अपना पैसा तो नहीं होता ना, आज नहीं तो कल देना है। आप आदमी अभी भी 1 लाख के हो, आपकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी, क्योंकि वो जो आपने लिया है पैसा वो क्या है, लोन है और आपको चुकाना है। बात समझ में आई। लेकिन आपके पास दिख रहा है 10 लाख रुपए, तो ये पॉसिबल है या नहीं कि आप किसी को 5 लाख दे दो या 7 लाख दे दो, पॉसिबल है ना। चलो मान लो इस 10 लाख से आपने बिजनेस किया, ध्यान से समझना, मान लो आपने इस 10 लाख से बिजनेस किया और आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, 3 लाख का। जरा ध्यान से समझना यहां पर, मान लो 3 लाख का लॉस हो गया। अब आपके पास कितने पैसे दिख रहे हैं, 3 लाख का जब लॉस हो गया आपके पास, आपके पास 1 लाख था, 9 लाख रुपए लोन लिया, 10 लाख रुपए हो गए, 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में क्या हो गया, 3 लाख का लॉस। आपके बिजनेस में कितना दिख रहा है पैसा, 7 लाख बचा या नहीं बचा, ये बताओ। ना समझ में आ रहा तो बताओ, 7 लाख बचा या नहीं बचा आपके बिजनेस में, क्योंकि 3 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख से बिजनेस शुरू किया था। तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू क्या है, अब बता सकते हो। तो इस वैल्यू को कैसे बताएं, इसी को बताने के लिए नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपकी वैल्यू माइनस में 2 लाख है। माइनस 2 लाख कैसे, आपके पास दिखने को तो 7 लाख हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि आपके पास लोन है, कितने का, वो उतना ही अभी भी 9 लाख, वो कम तो नहीं हो गया। ऐसा तो है नहीं कि आपको लॉस हो गया तो बैंक वाला कहता है ठीक है मुझे पैसे मत दो, उसको तो चाहिए। आपको 9 लाख किसी को देने हैं, लेकिन आपके पास कितने हैं, 7 लाख हैं, तो आप माइनस में हुए नहीं हुए। अगर आज लोन चुकाना पड़ जाए तो आप खाली हो और प्लस 2 लाख रुपए और कम हो, यानी कि आप जीरो पे भी नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी वैल्यू जीरो है, आपके पास पैसे नहीं, आप कहोगे आपके पास माइनस 2 लाख है, यानी कि आप 2 लाख नेगेटिव में चले गए, जीरो से नीचे आ गए, कर्जे में आ गए। तो इस सिचुएशन को दिखाने, यहां से नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस है और इस सिचुएशन को दिखाने के लिए माइनस का यूज किया हमने। बात समझ में आई।
तो माइनस का मतलब होता है जीरो से कम, जीरो से आप जितना नीचे जाओगे, यानी कि नंबर कितना, जितना आपको बड़ा दिखेगा और माइनस लगा होगा उतना ही वो नंबर छोटा होगा, क्योंकि वो जीरो से उतना ही कम होगा। जैसे -1 है तो जीरो से 1 कम है, -2 है तो जीरो से कितना कम है, 2 कम है। अगर -10 है तो इसका मतलब जीरो से 10 कम है। तो माइनस लगने के बाद वो नंबर जितना लिखा रहेगा उतना वो कम होगा, यानी कि और ज्यादा कम होता जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि -10 और -7 इसमें से कौन सा बड़ा है, -7। क्यों? क्योंकि -10 का मतलब है जीरो से 10 कम है और ये जीरो से 7 कम है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या है। नेगेटिव नंबर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि आपके पास थे तो 1 लाख रुपए, यानी कि आपकी वैल्यू तो 1 लाख की थी एक्चुअल में, बाकी तो लोन था। आपकी वैल्यू 1 लाख की थी, लेकिन आपको लॉस कितने का हुआ, 3 लाख का। तो ये तो नहीं कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि वैल्यू 1 लाख की लॉस 3 लाख का हो गया, यानी कि ये पॉसिबल है। ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपके साथ ऐसा हो। तो ये सिचुएशन यहां पे ऐसी वाली होती है कि 6 रुपए आपके पास थे, आपको 8 रुपए का लॉस हो गया समझ लो। तब आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वैल्यू -2 की हो गई। कितनी हो गई, -2 की। तो इन नंबर्स को अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये कहे जाएंगे इंटीजर्स। अभी जो आपने पढ़ा वो होल नंबर्स पढ़ा, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स होते हैं, है ना। और अब इसमें इस तरह के नंबर भी इंक्लूड हो गए। जीरो से ये जितना इधर बड़ा होगा, जीरो से जितना दूर होगा उतना ही वो जीरो से बड़ा माना जाएगा, और जीरो से इधर जितना दूर होगा उतना ही जीरो से वो छोटा माना जाएगा। यानी कि मैं बात करूं 4 जो है वो 3 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। ऐसे ही यहां पर ये -4 -3 से 1 छोटा है ना कि बड़ा है, और -3 -4 से 1 बड़ा है। तो इससे आप ये भी समझ रहे होगे, अगर यहां प्लस माइनस की बात करूं तो ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर ये 2 जो है, 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 4 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मालूम है। ऐसे 2 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 1 2 3 -1 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि 2 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो ये माइनस का 1 होगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस हो सकता है, आप 3 कर रहे हो यानी कि 1 फालतू कर रहे हो, तो 0 से 1 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 से 1 कम, यानी कि -1। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो नेगेटिव नंबर्स में अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन इस तरह की ना आती हो तो इस तरह नंबर लाइन के रेफरेंस में आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर लाइन ले सकते हो और उसे समझ सकते हो कि क्या होगा। जैसे एग्जांपल के 4 है, 4 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो क्या होगा, देख कर बताओ, -2, ठीक है ना। 4 में से अगर 6 माइनस कर दूं, यानी कि माइनस करने का मतलब इधर आऊंगा लेफ्ट साइड में, और प्लस करने का मतलब उधर, तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, -2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं -2 में से 2 माइनस कर दूं तो -4, क्योंकि पहले ये माइनस का है और आप माइनस कर रहे हो ना कि प्लस। लेकिन -2 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो देखो, -2 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या होगा, आप बताओ कितना, -1। अब सही बोल रहे हो, ये -3 बोलने वाली थी मुझे मालूम है, ठीक है, यही था ना, -3 समझ रहे थे ना पहले, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था वो, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, मैं पूरा लिख देता हूं। जैसे 8 + 2 -5 + 3 कुछ ऐसा रहा होगा, याद आया। और इसमें गलती हुई थी, आपने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया था, इनको एक साथ जोड़ दिया था, फिर माइनस कर दिया था। जबकि सच क्या है कि आपको सिर्फ 5 को माइनस करना है, 3 को प्लस, ठीक है। तो यहां पर 10 + 3 13 और -5, प्लस वाले आपस में प्लस कर रहे जाते हैं और माइनस वाला एक साथ रखा, तो माइनस सिर्फ 5 और ये तीनों प्लस के हैं, तो ये 13 हो गया, ठीक है। और ये 8, ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में समझ में आया। अब इंटीजर्स में लगभग हमें सारे डिजिट मिलेगा, मुझे लगता है इतने नंबर्स काफी हैं समझने के लिए नंबर सिस्टम को, है ना। अच्छा, होल नंबर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, ये लिख देता हूं मैं, क्या होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड 0 आर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सारे नेचुरल नंबर और 0 ये मिलाकर इन्हें क्या कहा जाता है, होल नंबर्स कहा जाता है। इंटीजर्स में कौन से नंबर आए, ध्यान से देखना, इंटीजर्स में कौन से नंबर्स हैं,
ऑल द होल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, यानी कि इसमें सारे होल नंबर्स आते हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारे होल नंबर्स, और जो नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 उनके नेगेटिव्स भी आ गए इसमें। ठीक है, नेचुरल नंबर्स नहीं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब बात करें फ्रैक्शंस की। जब आगे और देखा गया कि इनकी कैलकुलेशन में मुझे यह समझ में आया कि अगर दो, देखो ध्यान से, अगर दो को 3 के साथ जोड़ते हैं तो ये 5 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या कह लो कि 6 में से 2 माइनस करते हैं तो ये 4 होता है, यहां तक तो बात बन रही है, इंटीजर्स में आ रहा है। और साथ ही साथ अगर अब मल्टीप्लाई भी करते हैं, अब प्लस माइनस में तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका, मल्टीप्लाई की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की तरफ पढ़े तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 है, ये भी ठीक है। इस तरह दो इंटीजर्स को जोड़ते हो तो आपको इंटीजर्स मिल रहे हैं, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी कि डिफरेंस निकालते हो तो इंटीजर्स मिल रहे हैं, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेते हो यानी कि मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इंटीजर ही मिल रहे हैं अभी, है ना। और हमेशा ये मिलता रहेगा, किसी भी दो इंटीजर को प्लस माइनस करो या मल्टीप्लाई करो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर। और डिवाइड करें तो जैसे 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 3 आ गया, ये भी इंटीजर मिल गया। और इसके अलावा अगर मैं कहूं 5 डिवाइड बाई 2 तो इस बार इंटीजर नहीं मिला, यानी कि डिवीजन में थोड़ी प्रॉब्लम है, डिवीजन में हो सकता है हमेशा आपको इंटीजर ना मिले। फिर प्रॉब्लम आई कि ये नंबर कौन सा नंबर होगा, अब ये कौन से नंबर्स आ गए यहां नए। ठीक है, ऐसा नंबर तो हमने पढ़ा नहीं, देखो इसमें कहीं ऐसा नंबर आता ही नहीं है कि जब 5 को 2 से डिवाइड करो यानी कि 5 रोटियां हैं, 2 लोगों में बांट दो तो कितनी कितनी रोटी आएंगी, ना ही 2 आएगी ना 3 आएगी। अब बात आ गई 2 और 3 के बीच में कहीं, यानी कि बात आ गई टुकड़े में। जब टुकड़े बन जाते हैं किसी चीज के तो उसे ही फ्रैक्शन कहा जाता है। बात समझ में आई, जब किसी चीज के टुकड़े बन जाते हैं, पूरे पूरे ना हो, पूरे हो तो इंटीजर्स हैं, और अगर वो पूरे पूरे ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टुकड़े कह लो या फ्रैक्शंस कह लो इंग्लिश में। हिंदी में उसे भिन्न कहते हैं, वैसे तो आपको जरूरत नहीं होगी, भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। तो अगर रफ लैंग्वेज में बात करो तो इसे टुकड़े समझ सकते हो किसी चीज के, यानी कि कम पूरा ना हो, वो पार्ट्स में हो, ठीक है ना। आपको याद होगा आप 7th 8th में शेड करा करते थे फ्रैक्शंस में, तो शेड में क्या पूरे को नहीं करते थे, कुछ पार्ट को करते थे। जैसे कोई भी चीज है, आप मान लो 3/10 है, तो आप उसके पहले 10 पार्ट करते थे, 10 में से 3 ले लेते थे, तो उसे कहा जाता था 3/10, यानी कि कंप्लीट को नहीं लेते थे आप, याद आ रहा है। तो फ्रैक्शन का मतलब यही कि उसका एक पार्ट लेते हैं, कंप्लीट कभी नहीं लेते उससे। तो चलो, तो यहां पे प्रॉब्लम आई इन नंबर्स के साथ कि अभी यहां पे क्या लिखे नंबर, तो इन नंबर्स को जो कि इंटीजर्स में नहीं आते, ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यहां पर प्लस कोई भी 2 नंबर कर लो इंटीजर ही मिलेगा, माइनस कोई भी 2 नंबर कर लो इंटीजर में इंटीजर ही मिलेगा, है ना, चाहे वो नेगेटिव हो। मल्टीप्लाई में मिलेगा, डिवाइड में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये बात समझ में आती है। तो ये जो नंबर आपको यहां मिल रहे हैं इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो वो ऊपर लिखते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करो उसे नीचे लिखते हैं। यानी कि फ्रैक्शंस की बात करूं तो 5 डिवाइड बाई ये जो 2 है इसको 5/2 लिखेंगे और ये हो गया। इस फ्रैक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो फ्रैक्शन का मतलब है हमेशा वो p/q की फॉर्म में होगा, हमेशा। आपको कंफ्यूजन तो होती होगी कभी कभी कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फर्क है ना, कभी तो हुई होगी, अभी भी सोचते होगे क्या है, कभी सोचा नहीं इस बारे में, है ना। तो मैं आज क्लियर तरीके से बता देता हूं। वैसे होता है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कैसे ही पढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम्स रहती है, ये प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होती लोगों की। लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, जहां डाउट लगे बता देना। एक एक पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। यानी कि जो टॉपिक यहाँ पे एक बार पढ़ लिया उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 3 से तो हम जानते हैं ये भी पूरा पूरा, यानी कि एक रोटी 3 लोगों में बांटे तो भी पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी क्या होगा, एक फ्रैक्शन, जिसमें जिसको डिवाइड करे वो ऊपर लिखोगे और जिससे डिवाइड करो नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इस तरह के कोई भी नंबर हो, जैसे 2/3 या मैं -3/5 कह लूं, नेगेटिव में भी हो सकता है फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन मिक्स में भी हो सकता है, मिक्स में जैसे 2 तो पूरा पूरा है और हाफ, तो ये कुछ खास नहीं, यही है 5/2 को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
है ना। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, और ऐसे फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो पूरा का पूरा पार्ट में हो। जैसे मैं क्लियर तरीके से बताता हूं इसको, जैसे अगर मैं एक रोटी को 3 लोगों में बांटू तो क्या एक रोटी भी पूरी मिलेगी किसी को? नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं 3 रोटी 2 लोगों में बांटू तो 1.5 रोटी मिलेगी, यानी कि एक तो पूरी मिल जाएगी और एक आधी मिलेगी। यानी कि एक तो पार्ट में है और एक 2 कंप्लीट भी है, यानी कि 2 इंटीजर के फॉर्म में है और एक 2 नहीं, एक 3 रोटी थी ना, 2 लोगों में बांटना 1.5 रोटी, एक रोटी पूरी और एक की आधी, यानी कि इसमें फ्रैक्शन भी है, टुकड़ा भी है और साबुत भी है, इंटीजर के फॉर्म में भी है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आई? तो इतना ही मतलब है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है जो आप थ्योरी की तरफ पढ़ते रट रट के, इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब उसमें इंटीजर भी होता है, कुछ कंप्लीट होता है और कुछ पार्ट होता है। जैसे मैंने कहा 5 रोटी 2 लोगों में बांटते हो 2.5 रोटी आती है, तो 2 रोटी पूरी और एक हाफ, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इसे मिक्स में बदल सकते हैं, तो कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या मिक्स्ड बोल लो अलग से, अगर मिक्स में दिखा के। मिक्स में कैसे दिखाते हैं ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, 8वीं में पढ़ा होगा या 7वीं में पढ़ा होगा। 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचता, कंप्लीट डिवाइड नहीं करते इसे। रिजल्ट आया 2, तो 2 को तो पूरा पूरा लिख लो, और ये 1 बचा है, 1 रोटी ऐसी बच गई। देखो 5 रोटी थी, 2 लोगों में बांट रहे थे, तो 2 रोटी तो मिल गई, लेकिन एक रोटी बच गई, उसको अभी भी 2 में बांटना है, तो उसे ऐसे ही लिख देते हैं हम, पॉइंट में निकाले बिना। तो देखो कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम मिक्स में बदल सकें, लेकिन सबको नहीं बदला जाता। जैसे 1/3 को मिक्स में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि पहले ही ये पार्ट है, अब यहां कुछ निकलेगा ही नहीं साबुत, पूरा का पूरा यहां कुछ निकलेगा ही नहीं। एक रोटी है 3 लोगों में बांटी तो टुकड़ा ही रहेगा, या मिलेगा कुछ, ठीक है ना। तो अब मुझे आराम से बता सकते हो कि 10/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये आपके काम का है, थोड़ा ध्यान देना। कौन सा है ये? इम्प्रॉपर, क्योंकि 10 रोटियां 3 लोगों में बांटे, रोटी समझो किसी भी चीज से समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 रोटियां हो या 10 कुछ भी हो, वो 3 लोगों में बांटोगे तो कुछ तो पूरी मिल जाएंगी। मुझे लगता है 3 तो पूरी मिल जाएगी रोटी, एक रोटी बचेगी वो 3 में अलग बांटनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं कहूं 3 रुपए हैं और 4 लोगों में बांटना है, तो क्या 1 रुपए भी पूरा मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। 3 रुपए और 4 लोग हैं, 1 रुपए भी मिलेगा पूरा? नहीं, 3 लोगों को 1-1 मिलेगा, और फिर तीनों को कुछ हिस्सा चौथे को देना पड़ेगा, जिससे सबके पास बराबर, यानी कि कम होगा, बढ़ेगा नहीं 1 रुपए से, ठीक है, 1 रुपए से कम हो जाएगा। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? प्रॉपर। टुकड़ा है ना सिर्फ ये प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब कुछ इंटीजर भी आ जाए इसमें, इंटीजर भी मिक्स हो। कौन सा फ्रैक्शन हुआ ये? अगर मैं सिंपल सी रटने की बात करूं तो क्या होता है, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो प्रॉपर हो गया, और न्यूमरेटर जब बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर हो गया। क्योंकि जितने लोगों में बांटना है, जो चीज बांटनी वो ज्यादा है उससे, जो बांटना है और जितने लोगों में बांटना है उससे वो ज्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि हाँ, मान लो 10 रोटियां 3 में बांटनी है, तो 10 क्या है, 3 से ज्यादा है, तो 1 तो मिल ही जाएगा सबको। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। इसका मतलब 7वीं क्लास में नहीं पढ़ा ढंग से, है ना। आया समझ में? फ्रैक्शंस क्लियर हो गए। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, जो कि आज का टॉपिक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान रखना, मैंने कहा कि जब भी कुछ नए नंबर्स आते हैं और उसको पुराने में इंक्लूड कर देते हैं तो एक नया नाम बना देते हैं, उसका नई लिस्ट बना देते हैं। तो यहां पर हमारे पास पहले हमने जो पढ़ा था वो इंटीजर्स थे, पहले हमने जो पढ़ा वो इंटीजर्स थे। अब इंटीजर्स में एक नंबर्स की लिस्ट हमने ऐड कर दी है। वो नंबर्स कौन से हैं? फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस अलग नंबर्स हैं, इंटीजर्स अलग हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इंटीजर वो नंबर्स हैं जो पूरे के पूरे हैं, और फ्रैक्शंस कौन से नंबर्स हैं? जो पूरे नहीं है, पार्ट में है। क्लियर? तो रैशनल नंबर कौन से नंबर है? देखो मैं लिख के सिंपल तरीके से बता देता हूं, एकदम आज क्लियर हो जाएगा कि हाँ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या फर्क है। तो ऑल द इंटीजर्स एंड ऑल द फ्रैक्शंस कुछ समझ में आया? इतना सिंपल है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब सारे फ्रैक्शंस भी, चाहे वो टुकड़े हो चाहे वो पूरा हो, इंटीजर सारे के सारे रैशनल नंबर है। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 भी रैशनल है, 1/2 भी रैशनल है, ठीक है ना।
3.5 भी रैशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 7/2 लिखते हैं। इसके अलावा -4 भी रैशनल है और -3.5 भी रैशनल है ना। 2 1/3 भी रैशनल है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर की एक बेसिक सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि सारे फ्रैक्शंस भी रैशनल होते हैं और सारे इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं। तो हमें ऐसे कॉमन डेफिनेशन की बात करें तो दो नंबर्स का हमने कॉम्बिनेशन बता दिया कि होते हैं और ये सच है। लेकिन किसी पैटर्न की बात करें कि सारे किस पैटर्न पे होते हैं, अगर इसकी बात करें कि रैशनल नंबर्स के लिए कोई एक बेसिक सा आइडिया बताओ जिससे हम आसानी से डिफाइन कर सके कि है क्या, तो उसकी बात करें तो फ्रैक्शंस कैसे आते हैं, जरा इस पे ध्यान दो। जब किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शंस बने थे, और ये भी हो सकता है उसको डिवाइड करके इंटीजर्स आए हो। यानी कि जब दो नंबर्स को देखो, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस में तो हमेशा इंटीजर मिलता है, लेकिन डिवाइड ही एक ऐसा प्रोसेस है, डिवाइड ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो इंटीजर्स को जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इंटीजर में भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये रूल बहुत बढ़िया रहेगा इसको समझाने के लिए, किसको, रैशनल नंबर को। यानी कि हम कभी भी एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। तो रैशनल नंबर क्या है, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। क्या है रैशनल नंबर? हाँ, या कह सकते हो डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर। यानी कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जब डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से जो आपको नंबर मिलता है ये एक रैशनल नंबर मिलता है। इस बेसिक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और जब डिवाइड करते हैं तो उसे हम लिखते कैसे हैं आपको पता है, अपॉन में, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो हम इसे क्या लिखते हैं, 2/3। तो 2/3 एक रैशनल नंबर हो गया। 8 को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो आएगा 2, ये भी रैशनल नंबर हो गया। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, है ना। जब डिवाइड करते हो तो आप ऐसे लिखते हो p/q के फॉर्म में। यहां पे आपको ना समझ आ रहा तो आप इसे 2/1 कर सकते हो। 2 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और अपॉन में 1 लिखने का मतलब 1 से डिवाइड। तो ये भी देखो, आप देखो कि ये सभी के सभी p/q के फॉर्म में मिल जाते हैं, क्योंकि डिवीजन में p/q का फॉर्म ही बनता है। जब ना मिले तो 1 तो है ही हमेशा। तो आप कह सकते हो कि all the numbers which can be written in the form p/q where p and q are इंटीजर्स। इंटीजर सही लिख रहा हूं मैं, इंटीजर ही होना चाहिए ना, यही पढ़ा ना हमने अभी। दो इंटीजर को डिवाइड करके आपको ये दोनों चीजें मिलती हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, है ना, दोनों, और दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज ये और पढ़ी होगी आपने, है ना, कि q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जाता। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर 0 को डिवाइड करता हूं 5 से तो ये 0/5 हो जाएगा, और 0 को डिवाइड करके देखो 5 से, 5 0 0 और ये खत्म, 0 आंसर। तो ये आ गया 0, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करूं तो अब क्या होगा, जरा देख लेते हैं। 5 को जब डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 की टेबल किससे पढ़ूंगी, 5 आए, आपको नहीं पता। तो यहां पे ये नंबर डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये 5/0 लिखेंगे तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये डिफाइंड ही नहीं होता, ये तो नॉट डिफाइंड है। तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखना। इसीलिए लिखा है कि Q 0 ना हो। Q कौन सा, ये PQ के फॉर्म में, तो Q मतलब नीचे वाला पार्ट, यानी कि डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज दैट P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स। तो बात समझ में आ गई कि रैशनल नंबर्स क्या है, सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में, यानी कि p डिवाइड बाई q लिख सके, जहां पे q यानी कि डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0, डिवाइजर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो एक और तरीके से मैं इसे बता सकता हूं। कौन सा तरीका, देखो, a rational number is ratio of
टू इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या है? दो इंटीजर्स का रेशियो है ना। टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए अपॉन बी, ऐसे आई बात समझ में? वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम ये भी कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स का रेशियो है। आप जानते हो रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन हो या रेशियो, उसको भी, रेशियो को भी हम ऐसे लिखते हैं, याद है ना। जैसे एग्जांपल के अगर 2:3 लिखा है रेशियो, तो इसको हम 2/3 भी लिखते हैं। ये आपने पढ़ रखा है 8th क्लास। बात समझ में आई या कुछ डाउट है? तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं दो इंटीजर्स का रेशियो है, क्योंकि रेशियो को हम P/Q के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो किसी भी तरीके से आप रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आपको ये भी पता लगा होगा एक्चुअल में रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, इंटीजर्स क्या है, फाइनली रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, और किस तरीके से हम रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट तो नहीं है कि ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा लोड पड़ गया हो, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा? ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो, तो एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब की बात हम करते आए थे, इसमें कुछ खास नहीं करना। दो रैशनल नंबर की एडिशन की बात करूं तो सिंपल, दो रैशनल नंबर को प्लस करने के लिए आपको ये देखना चाहिए उसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के 3 + 5, आपको पता है दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, 1 है, तो बस जो नया नंबर लिखोगे उसका डिनोमिनेटर भी 1 होना चाहिए। ऐसे 3/5 + 1/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो है वही लिखोगे और ऊपर 3 + 1 आपस में प्लस कर दोगे, 4/5 हो जाएगा। बात समझ में आई? माइनस में भी यही काम करते हैं। जैसे 7 अपॉन मान लो 8 है और माइनस 3/8 है, तो हम क्या करेंगे यहां पे 7 - 3 कर देंगे और 8 को एक साथ लिख देंगे, तो ये जाएगा 4/8, जिसको फर्दर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बिकम 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान देना होता है कि डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, और अगर इक्वल नहीं हुए तो आप इक्वल कर लोगे। कैसे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालकर, जो कि 8th क्लास में आपने पढ़ा है। एग्जांपल के लिए मान लो 3/5 में से हमें माइनस करना है, यहां पे 3/4 लिख लेते हैं, और माइनस करना है हमें मान लो 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं जो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाए, मल्टीप्लाई करके। 4 के मल्टीप्लाई में और 6 के मल्टीप्लाई में ऐसा कौन सा नंबर है जो आ जाता है? 12। सबसे छोटा नंबर निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। हमें दोनों का मल्टीपल चाहिए, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई में आए। कॉमन मतलब दोनों में आ रहा तो कॉमन कहेंगे उसे, तो कॉमन मल्टीपल। और सबसे पहला लोएस्ट चाहिए हमें, इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम कहते हैं इसे। सबसे पहला नंबर हमें चाहिए। बात समझ में आ गई? वैसे तो 24 भी होता है, 36 भी होता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लोएस्ट चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 है, 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 12 लाने के लिए हम 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन बदले ना, वही रहे, इक्विवेलेंट रहे, इसलिए हम इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर 1/6, नीचे 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो। यहां पे हो गया 12, यहां पे हो गया 9, यहां पे हो गया 2, यहां पे हो गया 12। अभी आप देखोगे नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो वही लिख देंगे, और ऊपर 9 - 2 यानी कि 7, तो दिस विल बिकम 7/12। बात समझ में आई? तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं, और एडिशन भी ऐसे ही करते हैं, बस माइनस की जगह प्लस लग जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आ गया और एडिशन भी समझ में आ गया। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बहुत सिंपल होती है। जैसे ये 2/3 है और मल्टीप्लाई करना है 3 अपॉन मान लो 5 से, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बस इतना सिंपल होता है मल्टीप्लाई। इसमें एक साथ लिखने का कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई, जो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो सब और नीचे भी सभी के सभी मल्टीप्लाई हो, तो ये कुछ जो नंबर कटते हैं काट सकते हैं, तो ये आंसर आ गया 2/5। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। -3 अपॉन मान लो 7 है और इनटू में 4/9 लिख देते हैं इधर 9, या एक काम करते हैं इसमें कुछ और लिखते हैं 10 लिखते हैं, 10 भी नहीं 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस,
प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, साइन प्लस माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का आएगा और यहां पर नीचे 7 इंटू 5 और ऊपर 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका -12/35, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। डिवीजन की बात करें, एक रेशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अगर 3/5 है और डिवाइड बाय मान लो 2/5 कर रहे हो, 2/5 या 2/7 कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल होता है, 3/5 ऐसे ही रहता है और ये मल्टीप्लाई बना के इसे हम 7/2 लिख देते हैं बस। यानी कि अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आ गया तो 3 इंटू 7 और 5 इंटू 2, यानी कि 21/10 हो गया ये, ठीक है। कितना सिंपल होता है ये। इसके अलावा कई बार ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जैसे 1/2 अपॉन में 3/7, मान लो ऐसी सिचुएशन मिल गई। इसमें क्या करोगे, है इसका मतलब डिवाइड ही, आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, अपॉन में लिखने का मतलब, तो मतलब तो वही हो ना 1/2 और इधर डिवाइड में 3/7 लिख सकते हैं और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, 7/3 लिख सकते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, यहां से आप समझ सकते हो कि जब भी डिवाइड में कुछ लिखा तो उसको पलट के मल्टीप्लाई करते हो, तो डायरेक्टली आप यहां से इस स्टेप पे जा सकते हो। नीचे 3/7 है तो मल्टीप्लाई 7/3 करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। और जो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में होता है वो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उल्टा, ये नीचे वाला ऊपर वाले से और ये इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। देखो ये रहा, तो ये हो गया 7/6। इसको डायरेक्टली कर सकते थे कैसे, 7 ऊपर और देखो 2 3 जा 6, वो नीचे लिख देते। तो ये कैलकुलेशन कई बार आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। हो सकता है कुछ चीजें पहले से आती हो आपको और कुछ चीजें ना भी आती हो, बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है। मैं सब कुछ एक साथ रिलेट करके आपको बता रहा हूं ताकि आगे जब मैं कैलकुलेशन करूं तो वहां कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड करना सीखना है, ठीक है ना। तो यहां से हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है।